नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर और लोकतंत्र से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष की ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों से चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, संसदीय समितियों की सरकार की नीतियों का निर्माण और मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा। नागालैंड में सड़क, शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने वाली विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। संबोधन में कहा, पूर्वोत्तर में पूरे देश का जैविक खाद्य भंडारण करने की है क्षमता। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, विज्ञान और आध्यात्मिकता के साथ भारत करेगा दुनिया का नेतृत्व। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में याद किए गए लौह पुरुष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के पटेल चौक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में दिया एकता दिवस का संदेश। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर याद किया। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शिक्षा, सड़क और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान राष्ट्रपति के सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी राज्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण मानदंड है। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है और पूर्वोत्तर में पूरे देश का जैविक खाद्य भंडारण करने की क्षमता है। बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिजोरम विधानसभा के सत्र को संबोधित करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की। 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागालैंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कोहिमा में शिक्षा, सड़क, बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि किसी राज्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण मानदंड है। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन सड़कों और पुलों का उद्घाटन किया गया, वे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और मजबूती देंगी। The development of infrastructure is a key parameter for the growth of a nation state. The Act East policy of the Government of India focuses on the overall development of the Northeast region. The inauguration of several roads and bridges under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana today will give a new boost to the connectivity in the region. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नागालैंड के युवा बेहद प्रतिभाशाली हैं। 80% से ज्यादा साक्षरता दर वाले नागालैंड के कुशल युवक और युवतियां पूरे भारत में आईटी, हॉस्पिटैलिटी और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युवाओं को एक समग्र शिक्षा प्रदान करना उनकी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने के लिए जरूरी कदम है। The dynamic youth of Nagaland is immensely talented and creative. With a literacy rate of over 80%, the skilled young men and women of Nagaland, well versed in the English language, are working in the IT, hospitality and other sectors across India. Providing the youth a holistic education remains the key to help them achieve their true potential. तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 31 अक्टूबर को कृतज्ञ राष्ट्र ने आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोगों ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।
31 अक्टूबर 2022 को स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देश भर में उन्हें अलग अलग तरह से याद किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के सरदार पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई गणमान्य लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही प्रशिक्षण संस्था प्राइड की ओर से युवाओं के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश भर के स्कूल और कॉलेजों से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार रखे। 31 अक्टूबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य दलों के नेताओं ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और दोनों सचिवालय के अधिकारियों ने भी सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि सरदार पटेल की जयंती के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के समन्वय से संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्य द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। इस कार्यक्रम में देश भर के राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों से चुने गए 75 युवा प्रतिभागी शामिल हुए। 75 में से चुने गए 30 प्रतिभागियों ने राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में अपने अपने विचार रखे। Manpower without unity is not strength. Unless we harmonize and unite properly, then it becomes a spiritual power. This is a great quote said by our great leader, Sardar Vallabhbhai Patel. The title Sardar was conferred to Vallabhbhai Patel by women of Bardoli in 1928. He is also known as the Iron Man of India because of his strong opinion for the unification of all princely states into one nation. He had a positive outlook towards women empowerment and an active role in building India what it is today. मैं भारत की उपज हूँ, सारी दुनिया में बिगुल बजाऊंगा, भारत माता के गले में विजयश्री का हार चढ़ाऊंगा। चांदनी की आभा हूँ मैं, भारतपुर का चांद, स्वर्ण युग की गाथा गाते प्रेम से लिया सबको बांध।
कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल भारत के जननायक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से 500 से ज्यादा रियासतों का विलय करके भारत का एकीकरण किया। हमें गर्व होता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने पहले आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद भारत के नवनिर्माण में, भारत की एकता को बनाने में जिस सहज दूरदर्शिता से, जिस सहज समझ से और किस तरीके से भारत के अलग अलग रजवाड़ों को, अलग अलग राजाओं को, अलग अलग रियासतों को एकीकरण कर कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आधुनिक भारत को आकार देने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सुदृढ़ संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका सराहनीय है। सरदार पटेल के जीवन से हम सभी को राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा मिलती है। मेरे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है, जो अलग अलग राज्यों से आई है, जिन्होंने वहां राज्यों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके विचारों पर प्रकाश डाला, हम चाहते हैं कि ये नई पीढ़ी हमारे आजादी के उन आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और आजादी के बाद नव भारत के निर्माण में जिनका योगदान रहा, उनके जीवन को जाने, उनके विचारों को जाने और किस तरीके की वो पीढ़ी थी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करती थी। कार्यक्रम के दौरान मौके पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और एकता दिवस की बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल के बहुमूल्य योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, इसीलिए हमें धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट और एक साथ रहकर विभेद का जवाब एकता से देना होगा। यही नए भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और एकता दिवस हमारे लिए कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का महोत्सव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता, स्वार्थ भाव, तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, लालच और भ्रष्टाचार देश को विघटित और कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आज पूरा देश सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प से प्रेरणा ले रहा है। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बांटने की हर तरह की कोशिश का पुरजोर जवाब दें और इसलिए हमें हर तरह से सतर्क रहना है। समाज के तौर पर एकजुट रहना है। बता दें कि 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, ताकि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ साथ उसे कायम रखने के प्रति सभी के समर्पण भाव पर जोर दिया जा सके।
तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने मुलाकात की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तराखंड के हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को उपाधि प्रदान की। छात्रों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ केवल आध्यात्मिक और आधुनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन भी सिखाया जाता है। व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की पुरातन संस्कृति और समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं के ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का अद्भुत समागम है। उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार यानी हरि का द्वार, कुंभ नगरी, सालों का इतिहास समेटे एक नगर, आस्था और अध्यात्म का शहर। इसी पावन नगरी में बसा देव संस्कृति विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में छठे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच पहुंचे। उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। यादगार पलों को खास तस्वीरों के जरिए कैद किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की खासियत है कि ज्ञान दीक्षा से छात्र अपनी शुरुआत करते हैं और दीक्षांत के जरिए शिक्षा का समापन करते हैं। शिक्षा मतलब किसी की भीतरी शक्ति को बाहर लाना। जीवन में कुछ करने का रास्ता शिक्षा के जरिए हासिल होता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ने दीप जलाकर की। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को उपाधियां, प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए। 2002 में स्थापित हुए इस विश्वविद्यालय में छात्रों को प्राचीन ज्ञान से लेकर वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। भारत को अगर हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश बनाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति अपने दायित्वों कर्तव्यों को निभाते हुए संस्कृति, संस्कार और व्यक्ति निर्माण के साथ अपनी कर्मशील कर्म योग के माध्यम से इस भारत को वेबर पर पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया का अगर भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनना है तो हमें हमारी संस्कृति, संस्कार, आधुनिकता के साथ, नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन के साथ साथ हमारी प्राचीनतम शिक्षा पद्धति और हमारे प्राचीनतम संस्कृति को लेकर आधुनिकता की ओर बढ़कर नए भारत का निर्माण करना है। और आज हम इस दिशा के अंदर भारत को देख रहे हैं कि आज हमारा नौजवान इसी तपोभूमि से निकलकर एक संस्कृति राजदूत के रूप में पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम करेगा। किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। शिक्षा में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। हम इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की एक अच्छी शिक्षण पद्धति के माध्यम से हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे और यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी हमारे जो ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान के प्रकाश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जब हम इस कर्तव्य भाव से, हम इस देशभक्ति राष्ट्र भाव से काम करेंगे कि जो कुछ भी मैंने शिक्षा
अध्ययन, अध्यापन, शोध प्राप्त किया है, उसका मैं उपयोग समाज के जीवन बदलने में लगाऊं। एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ने का जो ज्ञान मुझे प्राप्त किया, उसकी ज्ञान की ज्योति के प्रकाश को समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजाला करूं, यही हमारा समर्पण और सेवा का भाव होना चाहिए। समय के साथ शिक्षा को लेकर नीतियां बनी, बदलाव आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई शिक्षा नीति को देश में एक नए युग की शुरुआत बताया। आज समय है कि हमें नवाचार करने का, नया रिसर्च करने का, नया शोध करने का, और हमारे नौजवानों की इन्हीं बौद्धिक क्षमता के कारण, इन्हीं नई सोच के कारण, नई विचारों के कारण आज दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है, तो हमारे युवाओं के बौद्धिक क्षमता के कारण कर रहा है। और इसलिए हम संस्कृति, संस्कारों को भी लेकर चल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारा नौजवान नेतृत्व कर रहा है। ये विज्ञान और आध्यात्मिक का सम्मिश्रण आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। मां गंगा की गोद में बसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में छठे दीक्षांत समारोह में कुल 2670 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र कोटा में मेडिकल कॉलेज को अब जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीकी की सौगात मिल गई। स्पीकर ओम बिरला ने संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट का लोकार्पण किया। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की मदद से अब स्थानीय स्तर पर ही गंभीर वायरस और उसके म्यूटेशन की सटीक जानकारी मिल सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से संवाद किया। साथ ही कहा कि इस प्रयास से कोटा के मेडिकल कॉलेज की गिनती देश के श्रेष्ठतम संस्थानों में होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र कोटा के मेडिकल कॉलेज में लगातार मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग यूनिट कोटा के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस तकनीकी से वायरस के वेरिएंट की पहचान के साथ साथ रिसर्च में भी बड़ी मदद मिलेगी। जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा के बाद से कोरोना सहित हर गंभीर प्रकार के वायरस के वेरिएंट का पता कोटा में ही लगाया जा सकेगा। अलग अलग वेरिएंट आने के कारण और उनकी पहचान न होने के कारण, उनकी जांच में लंबा समय लगने के कारण कई बार चिकित्सक इलाज की सही दिशा को नहीं पकड़ सकता था। लेकिन आज जीन सीक्वेंसिंग यूनिट द्वारा हम जो नए वेरिएंट आते हैं, नए वेरिएंट की जानकारी और उस वेरिएंट की जानकारी के बाद सही दिशा में इलाज कर पाएंगे। पहले सैंपल कोटा से दिल्ली, जयपुर और पुणे भेजे जाते थे, लेकिन जीन सीक्वेंसिंग यूनिट की स्थापना के बाद अब जांच के नमूने कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दूर दराज से उपचार के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए वार्ड बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मियों के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहर के अलावा गांव में भी अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए हॉस्पिटल ऑन व्हील्स सेवा संचालित की जा रही है। आने वाले समय में 6 महीने के अंदर एक लीवर की जांच की एक मोबाइल वैन भी यहाँ पर आने वाली है। वो भी गांव-गांव में जाएगी और लीवर की जो भी जांचें संभावनाएं भविष्य में दिखती है, उनकी जांच भी होगी। और उसके लिए जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं देश के अलग अलग हिस्सों के, वो समय समय पर 6 महीने के अंदर एक बार आकर यहाँ पर लीवर की जांच भी करेंगे। इसी तरीके से कैंसर की मोबाइल वैन भी चलाने का इरादा है, ताकि गांव-गांव के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, अन्य कैंसर जो महिलाओं की होती है, उनकी जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव के कारण कई बार कैंसर बढ़ जाता है। अगर प्रारंभिक रूप से ही इलाज, उस बीमारी का जानकारी मिल जाए,
तो निश्चित रूप से हम उसको इलाज करके स्वस्थ रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोटा को पूरे देश में चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक मॉडल शहर के रूप में पहचान दिलवा सकें। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 28 अक्टूबर 2022 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 28 अक्टूबर को ही संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 2 नवंबर 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 3 नवंबर 2022 को ऊर्जा समिति की बैठक हुई। 3 नवंबर 2022 को ही श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 3 नवंबर को ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने संसदीय समितियों की अहम भूमिका के विषय में कहा कि समितियों में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम होता है। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करने के साथ ही दीर्घकालिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों से बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण और विश्वसनीयता के संबंध में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में समिति के कार्य की सराहना की। भारत को अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऊर्जा एक दीर्घकालिक नीति क्षेत्र है जो सभी को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि अक्षय स्रोतों से प्राप्त स्वच्छ और हरित ऊर्जा आने वाले भविष्य में हमारी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।